Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our channel Study Good. So as you know that in the last subsection we have discussed about the cell wall, which is related with the cell structure and functions. So today we are going to start the cell membrane. Basically cell membrane की अगर बात की जाए, अगर plants के अंदर बात की जाए, so it is inner केस डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर प्लांट्स की बात चल रही है यहाँ पर, so it is inner to the cell wall. In case अगर यहाँ पर बात चल रही है एनिमल्स की, तो इस एनिमल्स के लिहाज से हम इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि इट इज वॉचमैन आर द बॉडीगार्ड ऑफ सेल. एनिमल्स के अंदर सबसे पहली बात तो ये आउटर कवरिंग है, और दूसरी बात ये वॉचमैन या बॉडीगार्ड की तरह एक्ट करता है सेल की. नाउ हमने इसको ये नाम क्यों दिया? बिकॉज जो भी चीज अंदर आनी हो या बाहर जानी हो सेल से, उसको परमिशन की जरूरत पड़ती है सेल मेम्ब्रेन की. इसीलिए हम इसे सेल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिव permeable membrane are differentially permeable भी बोलते हैं. ठीक है, इसलिए इसके हमने दो नाम भी डिसाइड किए हुए. सिलेक्टिव permeable membrane यानी कि ये सिलेक्टिव चीजों को अंदर आने और बाहर जाने की इजाजत देती है, और इसके अलावा आप इसको डिफरेंशियली permeable भी बोलते हैं. अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, इसकी सेल मेम्ब्रेन की, तो ये बेसिकली हमारे पास 3 कंपोनेंट से बनी हुई है. इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये हमारे पास 3 चीजों से बनी हुई है. सबसे पहला आ जाता है आपके पास प्रोटीन, विच इज कि सबसे ज्यादा सेल की जगह जो है वो प्रोटीन में घेरी हुई है. इसके बाद आ जाती है हमारे पास लिपिड्स. इन द लास्ट यू विल हैव द कार्बोहाइड्रेट्स. तो अब इसकी अगर कंपोजिशन की परसेंटेज की बात करें, तो प्रोटीन इसके अंदर बेसिकली 60 to 80% तक मौजूद है. यानी कि 60 to 80% ऑफ द प्रोटीन कंप्राइज अ पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन. इसके अलावा अगर हम लिपिड्स की बात करें, so it is 20 to 40% present in the cell wall of any membrane. अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो इट इज स्ट्रेसेस, यानी कि ये इनके साथ मिक्स होकर मौजूद है. कभी वो ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से इस शेप में मौजूद है, कभी वो लिपोसेक्टाइड्स या लिपोप्रोटीन्स की वजह से इस तरह से वो बनी हुई है. ठीक है, अब अगर हम इसकी लिपिड्स की स्पेशली बात करें, तो लिपिड्स में आपको पता है कि 2 स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं आपके पास. एक तो फॉस्फोलिपिड्स, जिसका हमने पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो अपने लिपिड्स के सेक्शन में डिटेल से स्टडी किया था. अब जो फॉस्फोलिपिड है वो बेसिकली हमारे पास एक, आप अगर इसको बोलोगे, इट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कौन? फॉस्फोलिपिड. और इसके अलावा आपके पास जो सेकेंड टाइप ऑफ द लिपिड आ जाती है वो है आपका कोलेस्ट्रॉल. ये भी आपकी सेल मेम्ब्रेन को कंप्राइज करता है. स्पेशली कोलेस्ट्रॉल आपको पता है कि वो एज अ फ्लूइड मौजूद होता है, एज अ फ्लूइडिटी. ठीक है, तो ये आपके थे कंपोजिशन किस तरह से बनी हुई है आपकी पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन की. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. बेसिकली स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारे पास 2 मॉडल्स मौजूद हैं. सबसे पहला तो आपको पता है सैंडविच मॉडल,
और दूसरा हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर हम इनके लफ्ज की बात करें ये किस लफ्ज से कंप्राइज है, तो अकॉर्डिंग टू द सैंडविच मॉडल जो अभी तक हमारे पास अब वेरी नहीं करता, यानी कि अब इसको डिनाई कर दिया गया है, बट ये एक मॉडल दिया गया था तो इसीलिए हमें इसको स्टडी करना ही पड़ेगा। अब अगर सैंडविच मॉडल की बात करें तो सैंडविच आप पता है एक ब्रेड का पैकेट ले लो, लाइक ब्रेड का एक स्लाइस, और उसके बीच में समझे ये ब्रेड का जो स्लाइस है इट इज द स्लाइस ऑफ द लिपिड्स, एंड बीच में इनके प्रोटीन्स मौजूद है, ठीक है। और फिर जो लास्ट स्लाइस है आपके पास इट इज अगेन ऑफ द लिपिड्स एंड द सैंडविच जिस तरह से आपके पास होता है उसी तरह से ये सैंडविच मॉडल आपको डिस्क्राइब करना चाह रहा है, बट ऐसा रियलिटी में अगर हम देखें तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता सेल मेम्ब्रेन का, तो इट इज नो मोर, ये स्ट्रक्चर ये जो मॉडल है अब माना नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसने जो बताया है कि लिपिड्स के दो सैंडविचेस यानी दो स्लाइसेस के बीच में हमारे पास प्रोटीन है, तो इस तरह से कुछ भी नहीं होता, तो इट इज अ अब कैंसिल कर दिया गया है इस मॉडल को स्पेशली। ओके, अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? फ्लूइड मोज़ेक यानी कि फ्लूइड आपको पता है कि लिक्विड, मोज़ेक यानी फ्लोटिंग लाइक दैट, और मॉडल आपके पास मॉडल है। तो अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी कि रैंडम मैनर में अगर स्पेशली मोज़ेक रैंडम फ्लोटिंग, तो हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताना क्या चाह रहा है? बेसिकली जो आपके पास लिपिड बाइलेयर्स है उनके बीच में जो प्रोटीन है आपके पास वो एक रैंडम मैनर में फ्लोट कर रहा है। तो आप इसको किस तरह से बयां करोगे कि प्रोटीन is embedded or we can say floating in random manner between the lipids bilayer स्पेशली। ओके, यहाँ पर कीवर्ड क्या है आपके पास? लिपिड के बाइलेयर मौजूद है, यानी कि लिपिड का एक लेयर ऊपर होगा लाइक दैट, ये एक लिपिड का लेयर है यहाँ पे कंप्राइज करते हैं, ये एक लेयर हो गया, ये है स्पेशली फॉस्फोलिपिड्स आपके, ठीक है, और ये दूसरा लेयर जो नीचे मौजूद है। इस तरह से ये सबसे पहली बात तो हमने इसकी बाइलेयर को डिस्कस कर लिया, ठीक है, बाइलेयर किस तरह से होते हैं। अब प्रोटीन का क्या कहना चाह रहा है ये? तो प्रोटीन इनके दरमियान में फ्लोट कर रहा है लाइक दैट। यहाँ पर एक प्रोटीन आ गया, हम कंसीडर कर लेते हैं, एक प्रोटीन यहाँ चला गया, एक प्रोटीन यहाँ चला गया। तो प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड है, or we can say that the floating, it is floating in the random manner, यानी इनका कोई मैनर नहीं है, पर्टिकुलरली इनका स्पेस नहीं है, so it is floating in the random manner between the lipid bilayer। तो ये हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने बताया। अब अगर हम प्रोटीन को डिस्कस करें कि जो हमारे पास प्रोटीन है वो किस टाइप की यहाँ पर फ्लोट कर रही होंगी लिपिड्स बाइलेयर, तो समझ में आ गया कि फॉस्फोलिपिड्स है और उनके दरमियान कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। बट प्रोटीन किस मैनर में, यानी कि प्रोटीन कौन कौन सी है हमारे पास, तो उनको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो प्रोटीन का अगर हम बात करें तो उसको हम बेसिकली टू टाइप्स में फर्स्टली डिवाइड करेंगे जो फ्लोट कर रही हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आती है एक्सटेंसिव और दूसरी है इंटेंसिव, यानी कि अब एक्सटेंसिव आप बोले तो एक्सटेंसिव कौन सी होती है? वो प्रोटीन्स जो अगर आप उसकी अगर आप निकाल दें, फॉर सपोज यू हैव अ फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर आप उस प्रोटीन को ऊपर से पिक कर दो, लाइक यू हैव अ फ्रूट केक, आपके पास बेस्ट एग्जांपल है इन द फ्लोटिंग, तो आप उसमें जो देखोगे जो फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो आपके पास मौजूद होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं इन रैंडम मैनर, ठीक है, फ्लोट भी नहीं कर रहे होते, वो बिल्कुल खड़े हुए होते हैं लेकिन वो रैंडम मैनर में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अब उनमें से कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं अगर आप उनको इजीली ऊपर से पिक कर दो तो उनका जो स्ट्रक्चर है उस पर कोई भी फर्क नहीं
करता, आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आप अगर थोड़ा सा बाहर निकाल दो तो उसका अंदर तक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो ऐसे प्रोटीन्स जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल बिगड़ जाए उसको हम एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, या इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स भी बोलते हैं, विच डिस्टर्ब होल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। और ऐसे प्रोटीन्स जो कि आपके पास अगर आप उनको पिक कर दो, हटा दो उनमें से, तो वो आपके स्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो ऐसे प्रोटीन्स को आप इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हो, ठीक है। इसका अगर हम लिखें विच डू नॉट डिस्टर्ब दी शेप बोले या मैनर बोले ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। आप इंटीग्रल एक्सटेंसिव प्रोटीन, अच्छा ठीक है, उसने तो शेप निकाल, अगर आप उसने निकाल दिया तो उसने तो पूरा शेप बिगाड़ दिया। अब जो इंटीग्रल प्रोटीन है आपके पास, उनमें आपके पास मजीद 3 टाइप्स के प्रोटीन्स आ जाती हैं। अब वो 3 टाइप्स आपके पास कौन कौन से हैं? लाइक फर्स्ट वन यू हैव द चैनल्स, सेकेंड वन यू हैव कैरियर्स, कैरियर्स यानी कि वो चीज है जो आपके मतलब कैरियर करके जाए, और थर्ड वन इज रिसेप्टर्स, ठीक है। अगर हम बात करें चैनल्स की, लाइक यू हैव अ चैनल, आपके पास जो चैनल है लाइक आयंस, आपके पास पोटेशियम एंड सोडियम का चैनल है आपके पास एक, सो दीज आर द आयंस परमिएबल, यानी यहाँ पर जो आयंस है वो इजाजत लेकर अंदर या बाहर जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कैरियर्स की बात करें तो यहाँ पर ऐसी कैरियर प्रोटीन्स मौजूद है जो यानी किसी भी कैरियर को अपने साथ लेकर आए, या फॉर सपोज जो ग्लूकोज है उसको अंदर या बाहर जाने के लिए कौन हेल्प करता है? इंसुलिन। तो वो एक कैरियर प्रोटीन की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसको अंदर और बाहर जाने आने के लिए एक कैरियर की नीड है। इसके अलावा आपके पास तीसरा टाइप आ जाता है रिसेप्टर्स का। अब ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं जो एक एज अ रिसेप्टर काम करती हैं आपके पास, यानी कि वो रिसेप्ट करती हैं, वो आपके सिग्नल को कैच आउट करती हैं और फिर अंदर लेकर आने और जाने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रोटीन्स। अब पर्टिकुलर हमने यहाँ तक इनके दोनों मेम्ब्रेन के, जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन के दोनों मॉडल्स मौजूद है। सबसे पहला वाला आपके पास जो मॉडल मौजूद था वो था सैंडविच मॉडल, उसको भी डिस्कस किया हमने। उसके बाद हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि जो सैंडविच मॉडल है वो मजीद वेरी नहीं करता, लेकिन जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक वो आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें जो प्रोटीन है वो किस रेंडम में अरेंज्ड है, या वो आपसे पूछ सकते हैं कि इनके अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद है जो फ्लोट कर रही हैं उनके अंदर वो कौन सी प्रोटीन है जो पूरा का पूरा शेप डिस्टर्ब कर दें, अगर हम उन्हें निकाल दें। तो ऑफ कोर्स दीस आर द एक्सटेंसिव प्रोटीन, आर वी कैन से दैट द पेरिफेरल प्रोटीन्स। और वो कौन सी प्रोटीन्स हैं जो अगर उनको आप डिस्टर्ब कर या उनको निकाल दो, पिक आउट कर दो, तो फिर उनको उसके स्ट्रक्चर पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसी प्रोटीन्स को हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। तो यहाँ तक था इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब जो थर्ड पार्ट हमें डिस्कस करना है वो क्या था? वो था इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सो अगर हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें तो आपको पता है कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है हमारे पास, और वो है ट्रांसपोर्ट। इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। अब ये हम डिस्कस करेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट बेसिकली किस किस मैनर्स में करता है, यानी किन किन तरीकों में ये ट्रांसफर करता है। अगर ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है विद द यूजेज ऑफ एटीपी आर नोट, यहाँ पर एटीपी कंज्यूम होगी या नहीं होगी? अगर एटीपी कंज्यूम्ड होगी तो ये जो ट्रांसपोर्ट है इसे हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर यहाँ पर एटीपी कंज्यूम नहीं होगी तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलेंगे
पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी जिसके अंदर एटीपी का कोई भी यूजेज ना हो। अब अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को कंटिन्यू करें तो एज यू नो दैट अब यहाँ पर आता है जब एटीपी इन्वॉल्व नहीं है तो यहाँ पर एक कैरियर जरूर इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पर कौन होगा? कैरियर। अब अगर आपके जो प्रोटीन है अगर वो पैसिव ट्रांसपोर्ट, अगर कोई भी आपके पास कोई भी चीज है जिसको पास आउट होना है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, अगर वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट करना चाह रही है तो यानी कि उसके साथ कोई ना कोई कैरियर, अगर वो अपने साथ कैरियर लेकर आ रही है so that is the facilitated diffusion। इसको हम भी डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। अगर वो कैरियर भी अपने साथ नहीं ला रही तो इट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन, जिसकी बेस्ट एग्जांपल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हेन यू स्प्रे अ परफ्यूम और अ रूम स्प्रे इन द रूम एंड व्हेन यू ओपन द डोर, तो जैसे ही डोर ओपन होता है तो सारी की सारी फ्रेग्रेंस जो है आपकी वो थ्रू आउट द ईयर कमरे से बाहर चली जाती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन। इसको अभी कंप्लीटली डिस्कस करते हैं, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें अगर, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास 3 टाइप्स की ट्रांसपोर्ट आ जाती है। सबसे पहली आ जाती है प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वन वी हैव द सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट एंड द थर्ड वन वी हैव एंडो और एक्सो ट्रांसपोर्ट। अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें हम, तो प्राइमरी वो ट्रांसपोर्ट होती है जो एटीपी को यूटिलाइज करके अंदर जाए, ठीक है। सबसे पहली बात, इट विल यूटिलाइज एटीपी। लाइक इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो हमारे पास है सोडियम एंड पोटाशियम पंप, यहाँ आप इसको चैनल भी बोल सकते हो, तो सोडियम पोटेशियम पंप आपके पास मौजूद है। अब अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो वो क्या करेगा, वो एटीपी को कंज्यूम करेगा बट इन द इनडायरेक्ट मैनर, यानी किसी को बताए बगैर ये इनडायरेक्टली एटीपी कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब इनडायरेक्टली जब इसने एटीपी कंज्यूम किया तब इसके पास मजीद 2 आ जाती है वेरिएशंस आप बोले। एक इसके पास है सिम्टम, एक है एंटी सिम्टम। एक सिम्टम एक एंटी सिम्टम। अब सिम्टम में क्या होगा कि यहाँ पर को ट्रांसफर होगी, यानी कि अगर वो इनडायरेक्टली कर रहा है तो जिस एटीपी के साथ वो जा रहा है उन दोनों की डायरेक्शन जो है उन दोनों चीजों की वो सेम होगी, आप बोल सकते हो पैरेलल डायरेक्शन होगी, यानी कि जो 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास ट्रांसफर कर रहे हैं वो उन दोनों की डायरेक्शन जो है आपके पास वो क्या होगी, दोनों की डायरेक्शन आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैव पैरेलल डायरेक्शन। अगर एंटी सिम्टम की बात करें तो यहाँ पर जो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे इट विल मूव इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, यानी उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। और ऐसी वेरिएशन आप बोल सकते हो कि ऐसी कवरिंग को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल या एंटी सिम्टम बोल सकते हो आप, ठीक है। अब अगर एंडो या एक्सो की बात करें तो एंडो यानी कि अगर कोई चीज आपके अंदर जा रही है एज यू नो दैट, और एक्सो यानी बाहर जा रही है, तो अगर हम इसको यहाँ लिख दें, एंडो यानी अंदर जाने का प्रोसेस इनसाइड और एक्सो यानी बाहर आने का प्रोसेस। अब इसको यहाँ पर क्लियरिटी से लिखते हैं। एंडो में हमारे पास मजीद 2 वेरिएशन है। अब अगर कोई चीज वो कंज्यूम कर रहा है, किस शेप में कंज्यूम करेगा, वो करेगा सबसे पहली बात वेजिकल बनाकर, वेजिकल फॉर्म में वो उसे कंज्यूम करेगा थ्रू द हेल्प ऑफ द एटीपी, ठीक है। तो वेजिकल फॉर्म में उसने कंज्यूम किया। अब यहाँ पर एंडो आपके पास अगर वो पाइनोसाइटोसिस कर रहा है, पाइनोसाइटोसिस
और दूसरी हमारे पास आती है फेगोसाइटोसिस। एज यू नो दैट पाइनो यानी वो जिसके अंदर लिक्विड की एब्जॉर्प्शन हो, और फेगो यानी जिसके अंदर वो फूड की एब्जॉर्प्शन करे। अब यदि हम डिस्कस करेंगे इसको, सबसे पहले एक ओवर भी देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स में होती है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। कौन सी टू टाइप्स? पैसिव, एक्टिव। किसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है? एटीपी के अंदर डिपेंड कर रहा है कि अगर एटीपी कंज्यूम हो रही है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर नहीं हो रही तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा? अगर एटीपी नहीं है तो यहाँ पर एक कैरियर होगा, और वो कोई भी कैरियर प्रोटीन हो सकती है। अब अगर कैरियर भी इन्वॉल्व नहीं है तो वो सिंपल आपके पास डिफ्यूजन ही हो सकती है। अगर कैरियर इन्वॉल्व है तो वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ओके जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, यहाँ पर एटीपी इन्वॉल्व है। अब एटीपी के इन्वॉल्वेशन के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर तीन टाइप्स मजीद आती हैं। सबसे पहली आती है आपके पास प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर एंडो या एक्सो। प्राइमरी में वो डायरेक्टली यूटिलाइज करेगा एटीपी, एटीपी को डायरेक्टली यूटिलाइज करके वो किसी चीज को पास आउट करेगा। सेकेंडरी के अंदर वो इनडायरेक्टली करेगा। अब यहाँ पर दो आ जाती है, एक सिम्टम, एंटी सिम्टम। सिम्टम के अंदर जो दो, यहाँ पर वो क्या यूज करता है? दो, यानी कि दो जो फॉर सपोज यहाँ पर एक ग्लूकोज है, एक आपके पास इंसुलिन है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में अंदर की तरफ जा रहे होंगे। एंटी की बात करें तो एक अंदर की तरफ जा रहा होगा, एक बाहर की तरफ जा रहा होगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट तो हो रही है। यानी एक चीज अगर अंदर आएगी तो उसने बोला है कि हमें उसके बदले दूसरी चीज बाहर चाहिए। ठीक है, इस तरह की ये ट्रांसपोर्ट होती है। इसके अलावा अगर हम एंडो या एक्सो की बात करें तो एंडो और एक्सो में जब ट्रांसपोर्ट होती है तो वो वेसिकल फॉर्म करते हैं, लाइक वेसिकल। दिस ये जो होता है ये फॉर्म होता है वेसिकल की तरह, यानी एक दाने की तरह आप बोल सकते हो। वो वेसिकल फॉर्म करके, अगर उसने कोई वेसिकल फॉर्म करके चीज बाहर लेकर जानी है तो वो एक्सो, अगर वेसिकल फॉर्म करके कोई चीज अंदर लेके जानी है तो वो एंडो। अब एंडो के हमारे पास मजीद दो टाइप्स आ गई, एक पाइनोसाइटोसिस, एक फेगोसाइटोसिस। यानी वो अंदर की तरफ कोई लिक्विड अपने अंदर फिल करके जा रहा है तो पाइनोसाइटोसिस, अगर कोई फूड फिल करके जा रहा है तो वो फेगोसाइटोसिस। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू। अब इन सारी चीजों को हम डीपली डिस्कस करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। So now let's discuss these all entities in detail. तो सबसे पहले जो हमारे पास थी वो आपको पता है कि सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन जो थी आपके पास, तो इसमें क्या था? सिंपली वो कोई भी चीज विदाउट एनी हेल्प ऑफ द कैरियर वो डिफ्यूज हो जाए। अब यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर सपोज दिस इज योर pulmonary capillary and this is your alveoli। ठीक है, ये आपका एक पर्टिकुलर एल्वुलाई है। अब यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आना है। ब्लड से शो कर देते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो बाहर जा रहा है, जो कार्बन कंटेनिंग ब्लड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट चल रही है इस एल्वुलाई के अंदर। यहाँ पर इस ट्रांसपोर्ट के अंदर आप देख सकते हो इट इज सिंपल डिफ्यूजन बिकॉज देयर इज नो एनी कैरियर और एटीपी इज कंज्यूम्ड इन दिस सिचुएशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर अगर सिंपल डिफ्यूजन करनी है किसी भी मॉलिक्यूल को, लेट सपोज ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन करनी है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, तो बताएं कि वो कितनी लिपिड्स की, मार्क माय वर्ड्स, लिपिड्स लेयर्स को क्रॉस करके जाएगा, कितनी वो लिपिड्स लेयर्स को क्रॉस करके जाएगा। यानी कि सपोज अगर वो एक पल्मोनरी आर्टरी है आपके पास, ठीक है, वो कोई सी भी हो सकती है, आर्टरी या वेन आपके पास है, पल्मोनरी, इट इज पल्मोनरी कैपिलरी, और उसमें से एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है एल्वेलाई के अंदर। ठीक है, अब बताएं कि सिंपल डिफ्यूजन के दौरान कितनी लिपिड्स की लेयर्स को क्रॉस करेगा। तो एज यू नो दैट पर मेम्ब्रेन, अगर हम इस मेम्ब्रेन को जूम करके देखें तो यहाँ पर लिपिड्स की बाइलेयर मौजूद है। दिस इज वन लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर। ओके, दिस इज सेकेंड लेयर। अब ये तो हो गई इसके बाद, इसके अंदर अगर हम देखें
ठीक है, ये हो गई दूसरी लेयर की बात। काउंट करें लिपिड्स की कितनी लेयर है। दिस इज एक लेयर, दूसरी लेयर, थर्ड लेयर एंड द फोर्थ लेयर। तो इसके अंदर लिपिड्स की लेयर्स हमारे पास हो गई 4। अगर हम पूछें कि लिपिड बायलेयर आपके पास कितनी है, तो काउंट करें इन दोनों को, मतलब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो डिफ्यूज है सिंपल डिफ्यूजन के दौरान कितनी लिपिड्स की बायलेयर, यानी कि 2 लेयर्स ऑफ द लिपिड्स क्रॉस करेगा। सो अगर हम काउंट करें यहाँ पर, सो ये एक सेट हो गया बायलेयर का, ये दूसरा सेट, तो वो 2 लिपिड्स बायलेयर को इजीली क्रॉस करके जाएगा। कौन? आपका ऑक्सीजन। ठीक है, अगर 2 मेम्ब्रेन्स हैं आपके पास तो लिपिड्स की कितनी लेयर्स हो गई यहाँ पर 4 और लिपिड बायलेयर्स हमारे पास 2 हो गई। अगर यहाँ पर 4 मेम्ब्रेन होती, ठीक है, तो आपके पास लिपिड की कितनी लेयर्स बनती, तो आपके पास लिपिड्स की लेयर बनती पूरी 8 और लिपिड बायलेयर आपके पास 4 होती। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स को आपने इजीली मेमोराइज करना है फॉर द सेक ऑफ योर एग्जाम्स। इसके अलावा हम यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन में एक ऑस्मोसिस भी होती है, समटाइम्स इट विल परफॉर्म एज द ऑस्मोसिस भी परफॉर्म करता है ये। ठीक है, ऑस्मोसिस भी एक सिंपल डिफ्यूजन का ही टाइप है जिसके अंदर जो वाटर होता है वो हाई कंसंट्रेशन से मूव हो रहा होता है थ्रू द लो कंसंट्रेशन इनटू द लो कंसंट्रेशन। तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑस्मोसिस करके वो सिंगल एक एक करके वो मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे होते हैं। ये भी हम एक सिंपल डिफ्यूजन की टाइप बोल सकते हैं जिसके अंदर एज यू नो के लिक्विड जो है वो अंदर आता है। फॉर सपोज अगर कोई स्पंज है आपके पास, लाइक यू हैव अ स्पंज, आप उसको किसी भी वाटरी एरिया पर रख दो जहां पर पानी है, आप फील करोगे वो जो पानी है वो उसको सॉक करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वो जो सॉकिंग ऑफ द वाटर है वो क्या है, वो पर्टिकुलरली एक ऑस्मोसिस की टाइप है। इसके अलावा अगर आप एक और एग्जांपल ले लो, राइस, इट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर ऑस्मोसिस। बाय अगर आप कोई भी गीली चीज जो है, कोई और गीली चीज क्यों, अगर आप अपना हैंड जो है उसको हल्का सा गीला करके एक राइस के बार जार के अंदर आप उसको हैंड को इनसाइड अपने आप को पुट करें, तो आप थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि आपके हाथ में जितनी भी मॉइस्चर मौजूद था, आपके हैंड में जितना भी पानी मौजूद था, वो सारा उन राइस ने सॉक कर लिया। ठीक है, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ द ऑस्मोसिस जिसके अंदर वो सिंपली डिफ्यूज हो जाता है वाटर इनसाइड द लो कंसंट्रेशन। जहाँ लो कंसंट्रेशन होती है वहां पानी इनसाइड सॉक होता रहता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी थी डिफ्यूजन, यहाँ बोले दूसरी ट्रांसपोर्ट जो थी, पैसिव ट्रांसपोर्ट स्पेशली, वो थी फैसिलेटेड डिफ्यूजन। अब इसके अंदर क्या होगा कि फैसिलेटेड डिफ्यूजन के अंदर आपके पास एक फैसिलेटेड आपके पास कैरियर होना चाहिए। अब कैरियर किस टाइप का, फॉर सपोज दिस इज योर सेल, यहाँ पर एक कैरियर मौजूद है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ कैरियर एंड दिस विल carries the molecules to move from the high concentration to the low concentration, या ये low concentration to the high concentration भी जा सकते हैं। ठीक है, ये लो, अब यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन थी, अब यहाँ पे फैसिलेटेड डिफ्यूजन के दौरान यहाँ पर लो कंसेंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स पास आउट हो रहे हैं थ्रू द फैसिलेटेड डिफ्यूजन एज यू नो। अब यहाँ पर किसकी नीड पड़ी हमें, यहाँ पर हमें नीड हुई किसकी, एक पर्टिकुलर कैरियर्स की, कैरियर प्रोटीन्स की। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारी आप बोल सकते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, फॉर सपोज दिस इज यू हु इज स्टैंडिंग एट अ माउंटेन, आप एक पहाड़ पर खड़े हो और आपको नीचे जाना है, तो जब आप नीचे उतरोगे तो इट इज वेरी सिंपल, यही है आपके पास डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, ये थी आपके पास सिंपल डिफ्यूजन, या आप इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हो। या आप एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की आपके पास एग्जांपल है दैट इज वेरी इजी। ठीक है, तो अगर आप सीढ़ियों से भी उतर रहे हो, अगर आपके पास सीढ़ियां हैं, अगर आप उससे भी उतर जाओ नीचे, तब भी आप ऑब्जर्व करोगे कि इट इज वेरी इजी। बट अगर आपको उनके ऊपर दोबारा चढ़ना हो, जितना बड़ा पहाड़ है, अब आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है,
अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मौजूद, तो आपको कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको ऑक्सीजन की नीड होगी, क्या क्या नहीं नीड होगी। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, दिस इज एक्चुअली द active transport. It is little tricky or little harder than the passive transport. So now let's discuss the active transport. So now let's discuss about the active transport. अब basically active transport आपके पास किस तरह से होती है कि let's suppose this is your cell and something have to go inside your cell. यहाँ पर पर्टिकुलरली आपके पास एक एटीपी इन्वॉल्व होगा और वो एटीपी उसको अंदर जाने में हेल्प करवाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक एटीपी कंज्यूम करके वो अंदर जाएगा कोई भी मॉलिक्यूल, तो वो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब सपोज करें आपका जो नेफ्रॉन है, ठीक है, उसके अंदर आपको पता है एक ये सबसे पहले आपका है बाउमेंस कैप्सूल, ठीक, और ये इसकी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ये आपके पास एक नेफ्रॉन पर्टिकुलरली हमने ड्रॉ किया है नेफ्रॉन, और ये बाउमेंस कैप्सूल जहां पर कैपिलरीज का पूरा भंडार मौजूद होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस टाइप को जस्ट हमने इस सेल को एक आप बोल सकते हो पीस को यहाँ पर जूम करके ड्रॉ किया है टू फॉर sake of the understanding the primary and the secondary आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट जो थी हमारे पास। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी को, यानी कि आप देखें, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक समझ लें कि आप एक मॉलिक्यूल मौजूद है, यहाँ पर एक पोटाशियम ने इनसाइड आना है और एज अ रिजल्ट सोडियम आपके पास 3 सोडियम के आयंस बाहर जाएंगे। अब यहाँ पर इसकी डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर आपके पास एक एटीपी मौजूद कंज्यूम होगा और वो बन जाएगा इनटू द एटीपी, यानी यहाँ पर एक एटीपी का मॉलिक्यूल कंज्यूम हो गया आपके पास। दिस इज योर इंट्रा सेल्यूलर, आप बोल सकते हो इसे, ये पूरा एक इंट्रा सेल्यूलर आपके पास मौजूद है, सरफेस बोले यहाँ एक पर्टिकुलरली फ्लूइड, और इसके बाहर ये क्या है आपके पास, ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लें कि आपके पास एक सोडियम पोटाशियम पंप है ये, ठीक है, यहाँ पर 2 सोडियम के जो आयंस है वो इंटर हुए और पोटेशियम के आयंस इंटर हुए by consuming a single ATP. As a result यहाँ पर 3 सोडियम के आयंस जो हैं वो बाहर गए आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी आप इसको बोल सकते हो कि वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में चले गए एक्स्ट्रा। अब ये टाइप हो गई आपके पास, ये कौन सी हो गई आपकी प्राइमरी। ओके जी, यहाँ तक समझ में आ गई बात, डन। अब यहाँ पर जब सोडियम बाहर चला गया तो यहाँ पर सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो लो हो गई, यानी अब हमें न्यू सोडियम चाहिए। जब ये सोडियम कंज्यूम हमें पता चल गया कि हमें यहाँ पर सोडियम चाहिए, तो यहाँ पर जो पंप्स लगे हुए हैं वो एक्टिव हो गए। एज अ रिजल्ट यहाँ पर अब वो सोडियम को इंटर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जो सोडियम इंटर हो रहा है वो एक अपने साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की हेल्प के साथ आ रहा है अंदर। तो ये हमारे पास जो है ये किसकी एग्जांपल हो गई, सिम्टम की, यानी ये दो देख सकते हो आप, दो मॉलिक्यूल्स हैं जो दोनों एक साथ अंदर आना चाह रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन भी आपके पास सेम है। ठीक है जी, अब यहाँ पर एज अ रिजल्ट ये वाला पंप भी एक्टिव हो गया और इसने भी सोडियम को अंदर लाना शुरू कर दिया। जब यहाँ पर सोडियम अंदर आएगा तो एज अ रिजल्ट जो आपके पास प्रोटॉन्स मौजूद हैं वो बाहर जाएंगे, और ये रही आपकी एग्जांपल फॉर द एंटी सिम्टम। आई होप कि आपको ये दोनों चीजें इजीली समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि प्राइमरी जो आपके पास मौजूद है, प्राइमरी की हमने पहले एग्जांपल देखी कि यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप मौजूद था। ये क्या है आपके पास, ये सोडियम पोटेशियम
पंप बोले या चैनल बोले, यहाँ पर ये मौजूद था। ओके है जी। अब यहाँ पर सोडियम जब पोटेशियम अंदर आया, एज अ रिजल्ट 3 सोडियम के आयंस बाहर चले गए। जब सोडियम के आयन बाहर गए तो यहाँ पर लेक ऑफ द सोडियम हो गई। जब इसने महसूस किया इन दोनों पंप्स ने कि सोडियम अब कम हो चुका है, तो उन्होंने एक्टिव हो गए। जब ये एक्टिव हुए तो इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने एटीपी कंज्यूम किया इनडायरेक्टली। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर एक्टिव होते ही इन दोनों ने दो दो मॉलिक्यूल्स अंदर आना शुरू हो गए। पहला था सोडियम का मॉलिक्यूल, दूसरा था ग्लूकोज का। यहाँ पर सोडियम का आया, लेकिन एज अ रिजल्ट प्रोटॉन, जो आपके पास प्रोटॉन है ये बाहर आना शुरू हो गया। ठीक है। तो ये वाली एग्जांपल, यानी दो मॉलिक्यूल जो पैरेलल डायरेक्शन में अंदर जा रहे हो, ये आपको पता है सिम्टम है। और जो दो मॉलिक्यूल्स एंटी पैरेलल जा रहे हैं, एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रहा है, तो ये आपके पास एंटी सिम्टम की एक एग्जांपल मौजूद है। ये दोनों थी आपकी एग्जांपल्स बोलो, या आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायग्राम शो की है। अब अगर हम बात करें, जो दूसरी बात थी हमारी, और जो दूसरी तीसरी टाइप थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, एंडो और एक्सो ट्रांसपोर्ट, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो एक्सो और एंडो, अगर हम एक्सोसाइटोसिस की बात करें, हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी चीज से सेल से बाहर जाना है। ठीक है। अब ये क्या करेंगे, लेट सपोज दिस इज योर मेम्ब्रेन। अब ये एक वेसिकल बनाता हुआ आएगा, यहाँ पर ये लाइक दैट वेसिकल बनाएगा, और एज अ रिजल्ट ये बाहर चला जाएगा इन द एनवायरमेंट। तो ये थी हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। अब हमारे पास दूसरी क्या थी, एंडोसाइटोसिस। ठीक है। एंडोसाइटोसिस के दौरान क्या था, हमने दो टाइप्स पढ़ी थी इसकी। सबसे पहले हम डायग्राम शो करते हैं, फिर आप उसमें से खुद ही गैस कीजिएगा सबसे पहले। ठीक है। ये हमारे पास एक डायग्राम हो गई। ये एक मॉलिक्यूल है जो अंदर आना चाह रहा है। ओके। ये एक मॉलिक्यूल हो गया, और ये दूसरे टाइप के अंदर यू कंसिडर देम एज अ, ये एक ड्रॉपलेट्स हैं हमारे पास जो अंदर आना चाह रहे हैं। ठीक है। अब आप इसके नाम दे दो। यहाँ पर फूड की एंट्री हो रही है, तो हमें पता है फूड की एंट्री को हमने क्या बोला था, फेगोसाइटोसिस। और वाटर मॉलिक्यूल्स की एंट्री को हमने क्या बोला था, पाइनोसाइटोसिस। ओके। तो ये थी हमारे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। यहाँ तक आपकी पूरी जो है वो डिफ्यूजन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको एक टेबल की सूरत में सम अप करते हैं।
So now let's discuss about the functions of the cell membrane. अब सबसे पहला जो फंक्शन आ जाता है सेल मेम्ब्रेन का हमारे पास, वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन कीप ऑल द कंटेंट्स टुगेदर, जो वो हर एक मॉलिक्यूल्स को कीप ऑल द कंटेंट्स टुगेदर, या अगर हम इसे बोले कि ये हेल्प करता है, हेल्प टू कम्युनिकेट all molecules with each other, यानी ये हर मॉलिक्यूल को तो ये सारे सेल को अलाउ करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, दैट्स वाई हम इसे वॉचमैन भी बोलते हैं, ठीक है। सो द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द organisms, it also help in motility of organism. Like we have the example of the amoeba. So like we have the example of the amoeba. तो amoeba जो है वो अपने सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से मूव करता है, तो ये भी हमारे पास एग्जाम्पल हो गई कि वो एक मोटिलिटी में भी हेल्प करवाती है, कौन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज द साइट ऑफ द वेरियस केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पे काफी सारे केमिकल रिएक्शंस भी परफॉर्म होते हैं, ठीक है। केमिकल reactions also performs here. Why? Because it is the site of the chemical reaction for the various reaction, इसके अलावा ये कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करवाता है, लाइक ट्रांसलेट नर्व्स इम्पल्स टू कीप कम्युनिकेशन। ये इट आल्सो हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये काफ़ी सारी कोऑर्डिनेशन, यानी कि नर्व इम्पल्स अभी हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में, कि वो आपको बताएगा कि मतलब एक नर्व से दूसरी नर्व के जरिए जब मैसेज जाता है वो एक पर्टिकुलर नर्व इम्पल्स के पैकेट के फॉर्म में जाता है, तो उसमें भी हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो हेल्प आउट करती है, बिकॉज नर्व की भी तो कोई ना कोई सेल मेम्ब्रेन होगी, और उस मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन तक जो मैसेज जाता है वो उसमें हेल्प करवाता है। दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो से दैट इट इज हेल्प इन द कम्युनिकेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स बोलें या टू नर्व्स बोलें आप, ठीक है। और दूसरी बात हमने यहाँ पर अभी थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहला क्या था, ये कंटेंट में हेल्प करवाता है ईच अदर, ठीक है। दूसरा क्या था, हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स की कम्युनिकेशन करवाता है। तीसरा हमने पढ़ा कि वो अलाउ करता है, यानी कि मॉलिक्यूल को वो पहले रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, उसके बाद वो उसको अलाउ करेगा कि वो अंदर जाए या बाहर आए सेल के। इसके अलावा वो मोटिलिटी में भी हेल्प करवाता है, मोटिलिटी यानी मूवमेंट, ओके। वो काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स के मूवमेंट में भी हेल्प करवाता है। जस्ट हमने यहाँ पर एक एग्जांपल भी देख ली, दैट इज अमाइबा। इसके अलावा वो काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करवाता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर काफ़ी सारे हार्मोन्स के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और
इट आल्सो हेल्प इन द कोऑर्डिनेशन, जो अभी अभी हमने तफसील से डिस्कस किया। तो यहाँ तक था हमारी सेल मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर, फंक्शन और इसकी लोकेशन वगैरह, हमने इसके मॉडल सब डिस्कस किए अच्छे से। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सब सेक्शन में डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।